तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सब्जियों की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। रबी मक्का की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, इस समय बहुत सी सब्जी फसलों की खेती करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इस समय मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च आदि सब्जियों की पौध डालने का उपयुक्त समय है, जिसकी तैयारी आप किसान कर रहे होंगे। लेकिन याद रहे, यदि आपकी सब्जी पौध स्वस्थ नहीं होगी तो आप अच्छे उत्पादन एवं लाभ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फसल के उत्पादन पर नर्सरी पौध का सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च की स्वस्थ पौध कैसे तैयार की जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर टीवी सिंह। ये सब्जी पौध उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान भाई इसको अपनाएंगे तो उसमें सब्जी पौध उत्पादन में बहुत अधिक अच्छा लाभ वो कमा सकते हैं। सब्जी पौध उत्पादन के लिए आवश्यक है कि पहले आप स्थान का चुनाव करें कि आपका स्थान कैसा है। उसके लिए पहले नर्सरी बेड तैयार करनी आवश्यक है। नर्सरी बेड तैयार करने के लिए मिट्टी दोमट होनी चाहिए, दोमट बलुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। और नर्सरी की जो क्यारियाँ हैं वो 1 मीटर चौड़ी और लंबाई आवश्यकता अनुसार ले लें और कम से कम 15 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके की क्यारियाँ तैयार करनी चाहिए और क्यारियों के बीच में हल्की नाली बना देनी चाहिए, जिससे कि उसमें पानी लगाने में आसानी रहे। पौध गलन पौधशाला की एक भयंकर बीमारी है जो कि मिट्टी में पनपे कवक से होती है। इसकी रोकथाम हेतु भूमि को फार्मेल्डिहाइड 25 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी को भिगो दें। बुआई के पूर्व क्यारियों को 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में कतारों में डालकर उन कतारों में बीज की बुआई करने से जड़ गांठ रोग से सब्जियों की पौधशाला सुरक्षित रहती है। इसमें गोबर की खाद अच्छी तरीके से मिला लें, वर्मी कंपोस्ट रहे तो बहुत ही अच्छा है। और जो नर्सरी की हमें बुआई करनी है, जिस सब्जी की बुआई करनी है, बीज की मात्रा हम ले सकते हैं उसी के हिसाब। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र के 1/80 भाग में पौधशाला को तैयार करते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च की 1 हेक्टेयर रुपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पौध पर्याप्त होती है। अब आइए बात करते हैं उन्नत किस्मों के स्वस्थ बीजों पर। तो विभिन्न प्रकार की सब्जियों के लिए बीजों की प्रजातियां इस प्रकार हैं। से लाइनों में हम बुआई करें इसकी, और बीज का बीजोपचार जरूर कर लें। बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से
कर सकते हैं। ये जैव नियंत्रक है। और इसके अलावा अगर रसायन से करना चाहें तो बेविस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का उपचार कर लें। बीज का उपचार करने के उपरांत ही नर्सरी की क्यारियों में बीज की बुआई करें। हल्की लाइन बनाएं उसमें और लाइनों में बुआई करें। लाइनों में बुआई करने के बाद में उसके ऊपर एक हमें मिश्रण तैयार करना चाहिए जिसमें वर्मी कंपोस्ट मिली हो और थोड़ा बालू मिला हो। उससे नालियों को, उससे जो कतार हैं जिसमें बीज की बुआई की है उससे ढक दें। और ढकने के बाद में उस पे क्यारियों के ऊपर पुआल हमें लगा देनी चाहिए। पलवार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और उसमें पानी लगाते रहना चाहिए पुआल के ऊपर। जब नर्सरी के पौधे लगभग 6-7 दिन बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और थोड़े थोड़े पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद पलवार हटा देना चाहिए और हटाने के बाद में उसमें पानी लगाते रहना चाहिए। फिर 10-15 दिन बाद उसमें हमको ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर उसकी ड्रेंचिंग करनी चाहिए जिससे कि नर्सरी में पौध गलन का समस्या ना आए। सब्जियों की नर्सरी उत्पादन के लिए ये आवश्यक है कि किसान भाई सब्जी की प्रजाति का चुनाव सोच समझ कर करें। रबी की खाद्यान्न फसल मक्का जिसकी खेती प्रदेश में वृहद पैमाने पर की जाती है, तो जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से कर चुके होंगे उनकी फसल इस समय वानस्पतिक बढ़वार की ओर अवस्था में होगी और इस समय फसल की अच्छी बढ़वार के लिए कुछ कार्यों को करना आवश्यक होता है। तो कौन से हैं वे कार्य, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार। किसान भाइयों, अभी का मक्का जो है रबी मक्का लगभग 40 से 50 दिनों की अवधि में आ चुकी है। वैसे फसल में जो अभी पहले सर्वप्रथम जो है जो उसमें खरपतवार हैं उसको आप निकाई गुड़ाई से निकाल दें। एक चीज़ है कि जिस समय में आपने बुआई किया होगा उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन का आपने प्रयोग किया होगा, लेकिन सभी के सभी खरपतवार प्रक्षेत्र से जो है सो खाली नहीं हो पाया होगा। उस आलोक में अभी करना है कि इसको खुरपी से आप उसको निकाल दें और निकालने के बाद जब ठेवने भर की स्थिति में पौधा आ जाए तो उसमें जो नाइट्रोजन का शेष मात्रा बचा हुआ है उसको 3 भाग में बांट लें। 1 भाग की मात्रा को उसमें आप डाल दें, मिट्टी चढ़ा दें और पुनः उस पर जो है सिंचाई कर दें। यह क्रिटिकल स्टेज माना गया है। जो घुटने भर की जो फसल होती है उसको क्रिटिकल स्टेज में रखा गया है। उसके बाद जो पुष्पन की क्रिया होती है और एक दाना भराव का जो क्रिया होता है, यह तीनों स्टेज क्रिटिकल स्टेज माना गया है। इस तीनों स्टेज में जो है सो खेत में नमी अवश्य रहनी चाहिए ताकि फसल का बढ़वार अच्छी तरह से हो सके। जब पुष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उस समय में अवश्य सिंचाई कर दें और खाद की मात्रा जो बची हुई है उसका आप 1 भाग उसमें आप डाल दें। डालने के बाद एक चीज़ ध्यान जरूर रखेंगे कि जिस समय में परागन शुरू होता है, परागन के समय में खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए। अगर परागन के समय में नमी नहीं रहेगी खेत में तो जो पॉलिनेशन है वह कार्य बाधित हो जाता है। इसलिए हम लोग किसान भाइयों को यह निर्देश देते हैं और सुझाव भी देते हैं कि उस समय में अवश्य सिंचाई करें ताकि पुष्पन की क्रिया पूर्ण रूपेण से पूरी हो सके। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है कि खेत में जो अवांछित पौधा है जो उसको आप अवश्य निकाल दें ताकि कोई जो कंटामिनेशन नहीं हो सके उस फसल में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी छोटा है, वैसे पौधे को आप अवश्य निकाल दें। उससे उपज क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो काफ़ी छोटा है उसमें जो पॉलिनेशन की क्रिया है वो काफ़ी लेट होती है, इसलिए उसमें दाना का भराव भी बहुत कम हो पाता है। इसलिए वैसे पौधे को आप खेत से अवश्य निकाल दें। उसके बाद एक चीज़ है कि जब दाना भरने लगता है उस समय में खेत में सिंचाई की अवश्य कर दें ताकि उसमें दाना में जो है सो नमी अधिक रहने के कारण जो ग्रेन सेटिंग होता है वह भरपूर मात्रा में होता है और उत्पादन भी आपको अच्छी प्रकार से मिल जाएगी। ये तो हो गया आपका इस संदर्भ में। दूसरी बात है कि फसल जो लगी हुई है उसमें कीट और व्याधि का भी प्रकोप होता है। वैसे समय में जैसे फसल में देख लें कि अगर स्टेम बोरर लग रहा हो तो उसमें स्प्रे अवश्य कर दें आप और टीएलबी
और MLB का भी प्रकोप होता है, जो पौधे को देखते हुए आप देख लें कि किस प्रकार का रोग है, वैसे प्रकार का आप दवा का प्रयोग करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप किसी वैज्ञानिक से भी सलाह ले सकते हैं और अपने अनुभव के आधार पर भी जो खेत में जो स्थिति है उसको देख के आप ये पता कर सकते हैं किस प्रकार का इसमें बीमारी लगा हुआ है। और विशेष जानकारी के लिए देख लें कि जो पौधा हमारे खेत में लगा है उस पौधे का जो हमने उपयोग किया बीज का, वह बीज प्रमाणित है या नहीं है। जो प्रमाणित बीज है उसमें इस प्रकार का प्रकोप बहुत कम होता है और रबी मक्का में जो कीट व्याधि का प्रकोप होता है वह खरीफ मक्का की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है सो यहाँ पर काफी माइल्ड होता है और अधिक टेम्परेचर न रहने के कारण कीट और व्याधि का प्रकोप कम हो पाता है। एक चीज है कि जब देख लें कि हमारा फूल खेत नियंत्रण में है या किसी प्रकार एक तरह सड़न बीमारी भी हो जाता है जिसमें पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें देखेंगे कि तना का भाग जो है सो गलने लगता है, ऊपरी भाग, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग आप कर दें और तना के पूरे भाग को ब्लीचिंग पाउडर से आप स्प्रे कर देंगे ताकि उसमें जो है इस प्रकार की बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। सरसों की फसल में रोग व कीट नियंत्रण पर जानकारी। मैं हर पल हर जगह हूं, जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर खबर में हूं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ। ETV न्यूज, खबर ही जीवन है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों के खेतों में लहलहाती सरसों की फसल में वर्तमान में कहीं पर फूल आ रहे हैं तो कहीं पर फूलों से फलियां बन रही होगी, लेकिन मौसम में आए बदलाव से सरसों की फसल पर कुछ कीट एवं रोगों का प्रकोप होने लगा है और यदि इन कीटों व रोगों का समय पर नियंत्रण न किया गया तो फसल से कम उपज प्राप्त होगी। अतः सरसों की फसल में इस समय हानि पहुंचाने वाले कीट व रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह यादव। जो सरसों की जो फसल है उसमें कुछ विशेष प्रकार की जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी अगर हम कुछ चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी वजह से हमें फसल में नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो हमारी लेट बोनी वाली जो फसल है उस पर जो है माहू का असर देखने को मिलता है और ये जो माहू नामक जो कीट है ये सरसों की फसल को नुकसान करता है। ये सरसों की फसल में जो है ये रस चूसता है, ये एक रस चूसक कीट है और इसकी जो शुरुआत जब होती है तो ये जो शुरुआत है वो जो हमारा खेत होते हैं उनके किनारों वाली जो रो है या किनारों वाली जो पंक्ति है वहाँ से जो है इस कीट की शुरुआत होती है। जब इसका प्रकोप फूल वाली अवस्था में होता है तो जो फूल का जो विकास है वो नहीं हो पाता, रस चूसने के कारण जो है फूल वहीं पर जो है ख़त्म हो जाता है और जो है उसमें फली नहीं बन पाती। इससे जो है काफ़ी फसल को नुकसान होता है, उसकी जो उत्पादन जो क्षमता है वो फसल की गिर जाती है। तो हम ये देखें कि इस कीट का प्रकोप जो है हमारी फसल में ना हो, तो इसके लिए हमें जो उचित उसके प्रबंधन का उपाय करना चाहिए। जहाँ तक हो सके सरसों की बोनी हम जो है सही समय पर करें तो क्या होता है कि इस कीट का प्रकोप सरसों की फसल पर नहीं होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारी सरसों की फसल में जो है माहू का प्रकोप होता है, चाहे वो लेट बोनी की वजह से हो या जो वातावरण है, जैसा कि जो मौसम को देखते हुए मौसम में जो हमारा उतार चढ़ाव होता है, तापमान कभी बढ़ता है
और जो है आपकी आर्द्रता जो है अगर बढ़ती है तो ये जो मौसम में ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर का जो भूमिका है ये माहू के प्रकोप में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण अपनी जो है भूमिका अदा करता है। अपने खेतों की जो है सतत जो है उसकी निगरानी करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए और प्रतिदिन खेतों पे हमें देखना चाहिए कि अगर इस कीट का प्रकोप है तो उसको हम समय रहते हुए इसका निदान करें। जैसा कि जो पौधे का जो ऊपरी भाग है उसमें जहाँ माहू का प्रकोप शुरू हो रहा है उन ऊपरी भाग को हम अगर तोड़कर और गड्ढे में दबाकर उसको नष्ट करते हैं तो ये जो कीट है ये आगे हमारी फसल में नहीं बढ़ पाता। अगर मौसम प्रतिकूल है और इस कीट का प्रकोप और बढ़ रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो उसकी जो कीट के प्रकोप की तीव्रता कितनी है। अगर जो लाभदायक कीट या मित्र कीट जिसको हम बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा लेडी बर्ड बीटल एक जो है एक लाभदायक कीट होता है। ये सरसों की फसल में जो माहू जो कीट जो लगता है इसका भक्षण करता है, इसलिए ये एक परवक्षी कीट है और ये हमारा मित्र कीट है। अगर इस कीट की जो है संख्या सरसों की फसल में हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है तो हमें किसी दवा के उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर संभव हो तो जो है येलो स्टिकी ट्रैप हम लगा सकते हैं, जो पीले चिपचिपे प्रपंच होते हैं इनको अगर जगह जगह हम लगा दें। दूसरा, अगर आवश्यकता पड़ने पर जो है हम कीटनाशक का छिड़काव भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके लिए जो है कई अच्छे कीटनाशक बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, उनका हम जो है उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा एसिटामाप्रिड जो है कीटनाशक है, इसका छिड़काव अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो इससे माहू के नियंत्रण में काफ़ी जो है उससे लाभ मिलता है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि हमें सरसों में जो है खासकर एक तो सफ़ेद रतुआ ये बीमारी हमें देखने को मिलती है, तो इनका निदान भी जो है अति आवश्यक है और इसके निदान के लिए खड़ी फसल में किसान भाई जो है जो रोगनाशक दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं। खासकर सफ़ेद रतुआ के लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मैनकोजेब 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इस बीमारी के प्रकोप को हमारे किसान भाई जो है रोक सकते हैं और इससे जो होने वाली जो क्षति है सरसों में उसको हमारे किसान भाई रोक सकते हैं। फसलों के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो उनमें कीट एवं रोग प्रमुख हैं, जिनके पहचान लक्षण साफ तौर पर से फसलों पर देखे जाते हैं। लेकिन इनके अलावा फसलों को सूत्रकृमियों द्वारा भी काफी नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि इनसे होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे में कई बार समय पर बचाव हेतु कोई कदम न उठाने के चलते पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अतः किसानों की इसी समस्या के मद्देनजर सूत्रकृमियों के समन्वित प्रबंधन पर जानकारी दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा। भाइयों, सब्जियों में जड़ गांठ रोग एक प्रमुख रोग है जो सूत्रकृमि जनित रोगों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह रोग मेलाडोनिकाइनी इनकोग्निटा व मेलाडोनिकाइनी जावानिका प्रजाति के सूत्रकृमि द्वारा होता है। यह रोग बलुई मिट्टी से लेकर काली चिकनी मिट्टी के क्षेत्रों में यह सूत्रकृमि प्रमुख रूप से विभिन्न सब्जियों वाली फसलों के अलावा दाल वाली फसलें जिसमें चना, मूंग, मोट, मटर, मसाले वाली फसलें मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी व सौंफ तथा फलों पपीता व अनार में ये बहुत नुकसान करता है। सामान्य अवस्था में रोग होने पर उत्पादन में 25 से 40% तक की कमी आ जाती है। यदि फसल बोते ही रोगग्रस्त हो जाए तो हानि 70 से 80% तक की होती है। इस रोग का फैलाव जमीन द्वारा होता है। चूँकि ये मृदा जनित रोग है, मादा सूत्रकृमि अपना जीवन चक्र जमीन में पूरा करती है, जिससे सूत्रकृमियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। सिंचित क्षेत्र की बलुई व दोमट मिट्टी में मृदा का आवागमन आसानी से होने के कारण इसमें रोग इन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हानि होती है। सूत्रकृमि पौधे की जड़ों में प्रवेश कर जाने के स्थान से जहां प्रवेश करते हैं उसके पास से पार्श्व जड़ें निकल जाती हैं, जिन पर भी सूत्रकृमि प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार जड़ें कई बार विभक्त होकर जड़ों का एक गुच्छा या समूह बना लेती हैं। जड़ों के अंदर सूत्रकृमि पौधे की विभिन्न कोशिकाओं से अपना आहार प्राप्त करते हैं। वह इनमें अपनी लार छोड़ देते हैं,
जिससे कि कई कोशिकाएं आपस में मिलकर जड़ गांठ बना देती हैं। इसी कारण से इस रोग को जड़ गांठ या मूल ग्रंथि रोग कहते हैं। बाह्य लक्षण में पौधों का आकार का छोटा रह जाना सबसे प्रमुख है। पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फूल व फल का देर से लगना तथा पीलापन लिए हुए पौधों का मुरझा जाना सबसे प्रमुख है। भूमिगत लक्षण के रूप में किसान भाई ये ध्यान रखें, पौधों को उखाड़कर देखने पर जड़ों पर गांठों का दिखाई देना इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। इसके बाद जड़ों का सीधे ना बढ़कर बल्कि छोटी छोटी जड़ों में विभक्त हो जाना और गुच्छा बन जाना दूसरा प्रमुख लक्षण है। इसका प्रमुख लक्षण एक और है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है तथा पौधे बौने व कमज़ोर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई ये ध्यान रखें कि आपको समन्वित उपाय अपनाने ज़रूरी हैं, जिसमें किसान भाई मई जून माह में खेत की गहरी जुताई 2 या 3 बार 15 दिन के अंतराल पर करें। इससे सूत्रकृमि के अंडे व डिंबक तेज़ धूप के संपर्क में आकर मर जाते हैं। दूसरा किसान भाई ये भी ध्यान रखें, मई जून में नमी युक्त और जुते हुए खेत में या नर्सरी की ज़मीन को पॉलीथीन की चादर से 4 से 6 सप्ताह तक के लिए ढक दें, जिससे कि मिट्टी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ जाएगा और सूत्रकृमियों को यह निष्क्रिय कर देता है। फसलों को अदल बदल कर बोएं। टमाटर व प्याज का फसल चक्र को सबसे उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा किसान भाई नीम, सरसों या करंज की खली 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पौध रोपाई से 21 दिन पूर्व खेत में मिला दें। इससे भी मूल ग्रंथि रोग में काफ़ी कमी देखी गई है। प्रमुख उपचार के रूप में किसान भाई खेत में सनई या ढैंचा को उगाकर खरीफ में उसे बाद में पलट दें या फसल बुआई से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से ज़मीन में मिलाएं। किसान भाई अंतराशस्य फसल के रूप में गेंदे की फसल को फसल में अवश्य शामिल करें। इसके अलावा किसान भाई समय समय पर खरपतवार जड़ सहित निकाल कर खेत को साफ़ सुथरा रखें तथा रोग मुक्त नर्सरी के लिए किसान भाई क्यारी में कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार कण 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर या 1 पाउंडा की दर से नर्सरी की ज़मीन में मिलाएं। इससे भूमिगत कीटों का नियंत्रण होता है, साथ ही साथ सूत्रकृमि की संख्या में काफ़ी कमी आती है। पौधों को रोपाई से पहले किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड 2 ml प्रति 10 लीटर पानी की दर से पानी में घोलकर पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक उपचारित कर उसके बाद ही पौधों की रोपाई करें। इसके साथ साथ किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि रसायन उपचार के रूप में बुआई या पौधे लगाते समय कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार कण या फोरेट 10% दानेदार कण 25 किलो प्रति हेक्टेयर के प्रयोग के साथ साथ किसान भाई 2 किलो अलसी प्रति हेक्टेयर की दर से भी ज़मीन में मिलाएं। इस प्रकार किसान भाई सभी उपायों को अपनाकर, समन्वित उपाय का अपनाकर मूल ग्रंथि रोग को काफ़ी कम कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला मधुबनी के कृषक संदीप कुमार, आपने अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बाकला की फसल में इस माह किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्यों पर जानकारी मांगी है। तो संदीप जी, आपकी समस्या के समाधान हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। इस समय जो बाकला की फसल हमारी खेतों में खड़ी हुई है उसमें आवश्यकता अनुसार 15 दिन के अंतर पर 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहें और जहां बाकला की फसल अभी छोटी है और किसान भाइयों ने अभी खरपतवार नहीं निकाले हैं वो किसान भाई खुरपी के सहायता से खरपतवारों को निकाल दें। फसल हमारी खड़ी है उसका निरीक्षण और अवलोकन करते रहें। कई बार किसान भाइयों को पता नहीं चलता है और अनजाने में किसान अपनी फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। जब पता चलता है कि उसमें कोई कीड़े और बीमारी आ जाते हैं और नुकसान हो जाता है तो कीड़े और बीमारियों का अवलोकन करते रहें। इस समय कई खेतों में जहाँ फलियाँ लग रही हैं देखने को मिला है कि उसमें फली छेदक कीड़ा है, वो बाकला की सब्जी की जो फसल है वो फलियों में लगा हुआ है। तो फली छेदक कीड़ा काफ़ी नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए, इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को
एंडोस्कार्ब नाम की दवा है 1 ml 1 लीटर पानी की मात्रा से छिड़काव करें, या दूसरा जो उपचार है इसके लिए एनपीवी है, एनपीवी 250 मिली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें, तो इससे भी हमारी जो फली छेदक कीट है इसका नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा बाकला की फसल में कई प्रकार के रोग भी लगते हैं, जिसमें से प्रमुख है इसमें हमारी पत्तियों पर चूर्ण जैसा पाउडर बन जाता है, नीचे की पत्ती खराब हो जाती हैं, धब्बे बन जाते हैं और उसके बाद पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को केराथिन एलसी नाम की एक दवा है, 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। बाकला की खेतों में जड़ गलन रोग देखने को मिलता है, तो इसका उपचार शुरू से करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रोग शुरू से ही आ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा नाम की एक दवा है, ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो दवा एक 40 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाने के बाद उसको कहीं फैला दें छायादार स्थान पर, टाट बोरी से ढक दें और हल्का पानी छिड़कते रहें 10-12 दिन तक। और जब बुवाई खेत में करें उससे पहले उस खाद को, देसी खाद को, सड़े हुए खाद को जिसमें ट्राइकोडर्मा मिला हुआ है, उसको खेत में भुरक दें और उसके बाद हम उसमें बाकला की फसल की बुवाई करें तो निश्चित रूप से जड़ गलन रोग से भी हमारी जो फसल है बाकला की उसको बचाया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042544085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।